नमस्कार दोस्तों। हिस्टोपैथोलॉजी का जो पिछला वीडियो डाले थे जिसमें हम लोग सैंपल रिसीविंग से लेकर के क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन एंड एम्बेडिंग तक पढ़ लिए थे। तो एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग जो पढ़े थे उसमें फिर मैं रिवीजन कर देता हूं और उसके पहले हम लोग एक बार फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग पर चले जाते हैं। ठीक है, फिक्सेशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस इज कॉल्ड फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन इज कॉल्ड फिक्सेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं कि असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। क्लियरिंग में हम लोग जैलिन को यूज करते हैं, टोल्यूडिन को यूज करते हैं, मतलब जैसा जिसको कन्वीनियंट, लेकिन जनरली लोग यूज करते हैं वो है जैलिन। ठीक है, जैलिन के बाद हम लोग उसको इम्प्रेग्नेशन के लिए छोड़ते हैं। जो खाली जगह होती है, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग टिश्यू से वाटर को रिमूव कर लिए तो उस जगह को खाली करके हमको उस मतलब क्या बोलते हैं वैक्स को मेल्ट करना है, मतलब फिल करना, और उसको जब वो भर जाता है वैक्स तो इसके बाद हमें काटने, टिश्यू ब्लॉक को काटने में वो हार्ड भी करता है टिश्यू को, तो उसके लिए हम लोग उसको करते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेशन करते हैं। अब एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग करेंगे। तो एम्बेडिंग ऑफ टिश्यू में क्या करते हैं कि भाई मेल्टेन वैक्स जो रहता है उसको एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक का नाम है एल लुकार्ड्स। ठीक है, एल लुकार्ड्स जो होता है वो ब्लॉक आप ध्यान दीजिएगा एल शेप में होता है, एल शेप में होता है। अब एल शेप का जो एल लुकार्ड्स रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक टाइल्स लेंगे, इसका क्या बोलते हैं ग्लास का या पीतल का आता है, जैसे एल लुकार्ड्स जो आ रहा है वो भी पीतल का आता है या तो फिर प्लास्टिक का भी आता है। तो उसको हम लोग जो यूज करेंगे तो उसके साथ में टाइल्स भी देते हैं कंपनी वाले, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ग्लास टाइल्स ले लेंगे और उसके ऊपर लाल क्या बोलते हैं एल लुकार्ड्स को रख देंगे। ठीक है, इसके बीच में हम लोग मेल्टेन वैक्स डालेंगे। जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए टाइल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल लुकार्ड्स को ऐसे एक साइड से रख दिए, ठीक है, एक रख दिए ये साइड से ऐसे, ये हो गया स्क्वायर में बन गया। अब इसमें क्या करेंगे कि मेल्टन वैक्स को डाल दिए। ठीक है, अब टिश्यू को जिस सरफेस में हमको काटना है वो डाउनवर्ड रखेंगे। ठीक है, उसको नीचे की ओर रख देंगे और उसके ऊपर जो खाली जगह फिर बचा उसमें हम लोग फिर दोबारा वैक्स भर देंगे। ठीक है, मेल्टन वैक्स। ये जब हार्ड हो जाएगा तो फिर इसको निकाल के हम लोग उसको फ्रिज में रखें और कहीं भी अपना ज़रूरत के हिसाब से उसको स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया आपका ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग कंप्लीट हो गया, फिर इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ब्लॉक पे नंबर करेंगे, जो नंबर हम कैप्सूल में डाल के रखे थे वो नंबर हम वापस इसमें ब्लॉक पे चिपकाएंगे। ठीक है, इसमें कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का मतलब टिश्यू नहीं मिलना चाहिए, तो हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देना है कि भाई कभी भी पेन से मार्क करके नहीं देना है। पेन से यदि मार्क करके हम लोग कोई टिश्यू को रखते हैं तो जैसे हम अल्कोहल में डालेंगे वो डिजॉल्व हो जाएगा, मेरा वो जो रहेगा वो पेन का कलर वो पूरा मिट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आप लिखे भी थे, वो सिर्फ पेपर आपको मिलेगा वापस। इसलिए हम लोग को क्या करना है, HB पेंसिल, जो बच्चे लोग स्कूल में लिखते हैं पेंसिल से, मतलब नटराज वगैरह की जो पेंसिल आती है उस पेंसिल को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन कटिंग में। ठीक है, तो सेक्शन कटिंग कैसे करेंगे? उसको सेक्शन कटिंग के लिए एक माइक्रोटॉम एक इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो माइक्रोटॉम कितने टाइप के होते हैं? माइक्रोटॉम जो है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप ऑफ माइक्रोटॉम होता है। पहला रोटरी माइक्रोटॉम, दूसरा होगा स्लाइडिंग माइक्रोटॉम, तीसरा होगा फ्रीजिंग माइक्रोटॉम, चौथा होगा रॉकिंग माइक्रोटॉम, और 5वां हो जाएगा आपका बेस स्लेज माइक्रोटॉम।
बेसलेज माइक्रोटोम। 5 टाइप ऑफ माइक्रोटोम होता है। अब हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो रोटरी माइक्रोटोम होता है, ठीक है। रोटरी माइक्रोटोम होता है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम का ज़रूरत जनरली आपका ये ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज होती है। जब मतलब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के ट्रॉली पर लेटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ इसके बाद उसमें डॉक्टर को लगा कि भाई यहाँ पे कैंसर है या और कुछ उसको फाइंडिंग लगा, तो उसको जो है फ्रोजन सेक्शन के थ्रू या तो हम लोग उसको टिश्यू को करते हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ डायरेक्ट उसको सेक्शन कटिंग करते हैं और फिर हम लोग उसको स्टेनिंग करते हैं और पैथोलॉजिस्ट वहाँ बैठे रहते हैं, वो अपना देख लेते हैं स्लाइड को, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई उसका। अब हम लोग ये रोटरी माइक्रोटोम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि 5 माइक्रोटोम के बारे में तभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कोशिश करूंगा मैं अस्थिर से कभी अच्छा मतलब लॉन्ग वीडियो बनाने का। और इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि टाइप ऑफ माइक्रोटोम जो है आपको पूछ सकता है। जैसे अभी झारखंड एसएससी में निकला है रिम्स का बहाली, तो उसमें 100% एक क्वेश्चन तो रहेगा भाई माइक्रोटोम से। अब माइक्रोटोम से ये पूछ सकता है कि उसका फंक्शन, किस टाइप का माइक्रोटोम कहाँ यूज होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में 100% मुझे ऐसा लगता है कि पूछ सकता है। जनरली सेंट्रल सर्विसेज में तो पूछता ही है। तो रोटरी माइक्रोटोम ये कॉमनली यूज होने वाला माइक्रोटोम है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोटोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोटोम में नाइफ जो होता है इसका जो नाइफ होता है वो इस टाइप से होता है। ये फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, ऐसा होगा फिगर उसका। नाइफ ऐसा होता है। अब ये जो नाइफ होता है वो माइक्रोटोम में फिक्स होता है, ठीक है। इसमें नाइफ इधर उधर कहीं घूमता उता नहीं है, वो फिक्स होता है। और इसका फेस जो होता है वो ऊपर की ओर होती है, इसका फेस ऊपर साइड की ओर होगा। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक लगेगा एक, मतलब उसमें ब्लॉक लगाने के लिए बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग ब्लॉक को फिक्स कर देंगे। अब ये ब्लॉक जो है यहाँ पे आके बार बार कटेगा, ठीक है। बार बार ये नीचे आएगा और कटेगा। वो रोटरी में क्या होता है, इसे घूमते रहेगा, घुमाएंगे जब इसे हाथ को तो वो घूमेगा। इसके बाद बार बार वो नीचे कटेगा। एक आप वीडियो देखिएगा, इसमें मैं डाला हूँ कि माइक्रोटोम किस टाइप से काम करता है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप जैसे भी ढूंढ सकते हैं, मेरे चैनल में डाला हुआ है। तो आप ये माइक्रोटोम के बारे में आराम से देख सकते हैं कि कैसे कट करता है, ठीक है। अब ये हो गई। तो इसमें हम लोग जो माइक्रोटोम से काटेंगे ये ब्लॉक को, तो वो कितना थिक होना चाहिए। तो भाई हम लोग को वो 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मोटा मतलब अच्छा नहीं होता है। जितना थिन आप काटेंगे उतना बेटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू तो मतलब कट गया तो हमको वाटर बाथ चाहिए। क्या चाहिए, लेकिन हाँ ये इसके पहले ये जान लीजिए कि यदि भाई ये चाकू हम लोग यूज कर रहे हैं, जो नाइफ को यूज कर रहे हैं, इसका धार खत्म हो गया, तो इसको कैसे करेंगे। तो एक उसका मेथड है, उस मेथड का नाम है, शार्प जो करते हैं उसका नाम है ये हॉन्गिंग और स्ट्रॉपिंग। हॉन्गिंग एंड स्ट्रॉपिंग मेथड होता है। तो उसमें हॉन्गिंग में क्या होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे आगे और पीछे ऐसे हम लोग जैसे ये क्या बोलते हैं पत्थर से, कभी आप इसको देखे होंगे ये क्या बोलते हैं बढ़ई को देखे होंगे कि वो धार कैसे करता है। तो उसी तरह से उसमें भी हम लोग धार करते हैं। दूसरी बात है, उसको पॉलिश करने के लिए, उसका धार को पॉलिश करने के लिए लेदर स्ट्रॉप का यूज करते हैं। लेदर स्ट्रॉप का यूज करते हैं। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो कोई मेडिकल कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जो हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट जो भी होंगे उनसे आप बोलिएगा तो वो आपको दिखा देंगे। जनरली अभी आप जो ब्लेड यूज होती है वो डिस्पोजेबल ब्लेड यूज होती है। आप एक दो बार यूज कर सकते हैं, इसके बाद उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस टाइप से उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है उसमें कि भाई स्लाइड कट गया, ठीक है, ये टिश्यू कट गया, इसके बाद हम उसको स्लाइड पर कैसे रखेंगे। तो उसके लिए वाटर बाथ होती है।
वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे 10 बिलो होता है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है, ठीक है, नीचे होता है। तो उसमें हम लोग रखेंगे उसको, और ईग एल्बुमिन स्लाइड के ऊपर ईग एल्बुमिन एडेसिव यूज करते हैं, ईग एल्बुमिन को पूरे में लगा दिए जहां हमको टिश्यू रखना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, स्लाइड को, और इसमें जब कटिंग करते हैं ना तो हम लोग कैमल हेयर ब्रश को यूज करते हैं इसको उठाने वगैरह के लिए। अब इसके ऊपर हम लोग टिश्यू को बैठा दिए, वो चिपक गया। फिर इसको हम कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, या तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि ओवन में डाल देते हैं। ओवन में रखेंगे उसको, उसका टेम्परेचर फिक्स होगा कि 56 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ताकि इसके ऊपर जो वैक्स है वो वैक्स रिमूव कर जाए, ठीक है। यदि उसे रिमूव नहीं करता है तो कोशिश करके हम लोग मतलब थोड़ा सा हीट वगैरह दे के उसको रिमूव करने का कोशिश करेंगे। और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक ओवन में छोड़ेंगे, 20 से 30 मिनट तक ओवन में छोड़ेंगे, तो फिर वो क्या होगा, ड्राई भी हो जाएगा, अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा स्लाइड टिश्यू, और इसका जो वैक्स है वो भी धीरे धीरे रिमूव कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट, स्लाइड कटिंग तक कंप्लीट हो गया, सेक्शन कटिंग हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे रूटीन स्टेनिंग HNE। HNE हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। रूटीन स्टेनिंग हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन में क्या करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, हेमोटॉक्सिलिन रहता है और इयोसिन रहता है, और 1% HCl होता है। अब ब्लूइंग के लिए कभी कभी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन रहता है, ठीक है। दूसरी यदि हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब हेमोटॉक्सिलिन क्या है, ये एक तरह से नेचुरल डाई है। ये एक हेमोटॉक्सिलिन कैपेचियनम पेड़ होता है, उससे उसका जो स्टेम होता है उससे उसका निकाला जाता है, ठीक है, कुछ प्रोसेस करके। तो वो ज़्यादातर जमाइका एंड मैक्सिको में ये ट्री पाया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हेमोटॉक्सिलिन का पेड़ जो है किस जगह पे पाया जाता है और उसका क्या यूज करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि उसमें स्टेम यूज करते हैं, लीफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो वो हम लोग को ध्यान देना है कि भाई स्टेम यूज करते हैं ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, वरना मैं शॉर्ट में डायरेक्ट स्टेनिंग प्रोसीजर पे चले जाते। तो इसमें और क्या क्या होता है, जैसे कि ये तो है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। इसका स्टेम से जो हम लोग निकालते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए उसको क्या करते हैं कि सनलाइट में रखते हैं, या तो फिर हम लोग केमिकल मेथड पे जाते हैं। तो केमिकल मेथड में जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, सोडियम आयोडेट को यूज करते हैं। वो क्या करता है, सोडियम आयोडेट और मर्करिक ऑक्साइड जो है वो उसको यदि हम इसमें मिलाते हैं तो वो ऑक्सीडेंट का काम करता है, वो ऑक्सीडेंट का काम करता है। और पोटासियम एल्यूम मिलाते हैं जो मॉर्डेंट का काम करता है, वो उभारता है, मतलब चमक जो आती है हेमोटॉक्सिलिन की वो उसी से आता है, पोटास एल्यूम से, ठीक है। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर में क्या करते हैं, प्रोसीजर में क्या करते हैं कि डीपाराफिनाइट करना पड़ता है। सेक्स जो स्लाइड है उसका हम लोग डीपाराफिनाइट करते हैं। डीपाराफिनाइट करते हैं। तो डीपाराफिनाइट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और डीपाराफिनाइट हम लोग क्यों करते हैं। डीपाराफिनाइट हम लोग इसलिए करते हैं कि हेमोटॉक्सिलिन जो है वाटर बेस स्टेन है। तो वाटर बेस स्टेन है तो भाई इसमें क्या है कि हम लोग उसका, क्योंकि उसमें अल्कोहल और ये जाइलिन यूज हुआ था, जिसके चलते वो ये क्या बोलते हैं वाटर उसमें तो रहा नहीं, बिल्कुल वाटर को रिमूव कर दिया गया था। तो हमें वापस जो है
और इसके पहले जो है डी पैराफिनाइड करने से पहले उसको हम लोग को ध्यान देना है कि भाई उसमें और कुछ तो रह नहीं जा रहा है, उसको आराम से निकाल देना है। तो डी पैराफिनाइड जब करेंगे तो हम लोग को कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम लोग डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। कैसे करते हैं? डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल। डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करने से पहले हम लोग जैलिन 1 एंड जैलिन 2 में डालते हैं। जैलिन 1 एंड जैलिन 2 में कितना डालते हैं, कितना देर तक डालते हैं भाई? 2 to 3 डिप इनफ है। 2 to 3 डिप। इसके बाद 90% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद 90% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 70%, 50%, ठीक है। ऐसे इसके बाद कुछ देर के लिए वाटर में छोड़ते हैं। वाटर, तो ये वाटर बेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडिंग रैक में रख देंगे, ठीक है। स्टैंडिंग रैक में स्लाइड को हम लोग रख दिए। इसके ऊपर हम लोग ये हेमोटॉक्सिलिन को डाल के 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 8 से 10 मिनट के लिए। हेमोटॉक्सिलिन, आठ से 10 मिनट के लिए छोड़े। फिर इसको हम क्या करेंगे, रिंज इन वाटर करेंगे। पानी से इसको धो देंगे, ठीक है। रिंस इन वाटर, ठीक है। रिंस इन वाटर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं किससे? 1% HCl से, 1% एसिड अल्कोहल से करते हैं 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। 1% अल्कोहल से करते हैं 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड में वो ये उसमें क्या होता है, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ एक्सेस डाई, जो उसमें मतलब ज़्यादा कलर ले लेता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग 1% एसिड अल्कोहल को यूज करते हैं। फिर रिंस इन वाटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर होगा रिंस इन वाटर। रिंस इन वाटर। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा ब्लूइंग। ब्लूइंग को कैसे करते हैं? ब्लूइंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ये मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट जो है उसको यूज करते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टेप वाटर, रनिंग टेप वाटर होता है, उसमें हम लोग छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए स्कॉच टेप वाटर में, ठीक है। इससे हो जाता है। या तो फिर हम लोग ये करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। MAG, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट
साल्ट को हम लोग यूज करते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के ब्लोइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ब्लोइंग हो गया। ब्लोइंग के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं रिंस इन वाटर। रिंस इन वाटर, रिंस इन वाटर। इसके बाद हम लोग करते हैं काउंटर स्टेन। वन % aqueous solution of eosin। इसमें हम लोग कितना देर के लिए छोड़ते हैं, 1 to 3 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं रिंस इन वाटर। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब कंप्लीट हो गया। बिफोर माउंटिंग हम लोगों को क्या करना रहता है, फिर उसको हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। पहले रिहाइड्रेट किए थे, सबसे पहले हम लोग शुरू में क्या किए थे, डिहाइड्रेशन किए, फिर रिहाइड्रेट किए, फिर डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, फिर डिहाइड्रेट करेंगे माउंटिंग से पहले, बिफोर माउंटिंग। बिफोर माउंटिंग, बिफोर माउंटिंग हम लोग उसको डिहाइड्रेट करेंगे। तो डिहाइड्रेट कैसे करेंगे, कितना देर तक के लिए करेंगे, उसमें 2 to 3 डीप, जैसे 50%, 70%, 80%, 90% जाइलिन 1 एंड जाइलिन 2। इसके बाद हम लोग उसको करेंगे माउंट इन DPX। ठीक है, माउंट इन DPX। इससे क्या होगा कि यदि उसमें वैक्स थोड़ा बहुत रह भी गया होगा तो वैक्स वापस अपना अल्कोहल से निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं डीप माउंटिंग। माउंटिंग करेंगे किससे, DPX से। डेक्स्ट्रीन, पॉलिस्ट्रीन, जाइलिन। डेक्स्ट्रीन, पॉलिस्ट्रीन, जाइलिन। और दूसरा और हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कनाडा ब्लाज्म। कनाडा ब्लाज्म। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा न्यूक्लियस का कलर होगा न्यूक्लियस का कलर होगा ब्लू एंड साइटोप्लाज्म होगा पिंक। साइटोप्लाज्म पिंक होगा, मसल्स पिंक होगा, कोलेजन पिंक होगा, आरबीसी पिंक होगा, केराटिन पिंक होगा, कोलाइडर प्रोटीन वो भी पिंक होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों